एवरीवन, वेलकम टू चान चैप्टर्स। माय नेम इज दिशिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी टॉपर स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 10th। दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट मिनट टॉपर स्ट्रैटेजी फॉर एसएसटी बोर्ड एग्जाम। कल ही आप लोगों का एग्जाम है, टाइम बहुत ज्यादा कम है, चार सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है एंड दिस इज द टाइम टू डू द स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत यूजफुल होने वाली है, सबके ही काम आएगी। अगर आपका सिलेबस हो रखा है या आपका सिलेबस नहीं हुआ है, उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत यूजफुल होगी। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ टॉपर बिकॉज आई स्कोर्ड 100 on 100 इन माई एसएसटी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। तो ये बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी है एंड इसमें मैं ये भी बताऊंगी हाउ आई स्टडीड अ डे बिफोर माई बोर्ड एग्जाम। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल राइट गाइज, हम लोग सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे। सो फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद हिस्ट्री की कौन सी बातें आपको अभी लास्ट मिनट ध्यान में रखनी है, हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहले एनसीईआरटी इज रियली इंपॉर्टेंट, बट अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को ढंग से रीड नहीं करा है, तो अब टाइम नहीं है कि आप लोग एक एक लाइन रीड करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ये करने बैठे तो आपका बाकी का सिलेबस भी छूट जाएगा एंड आपको अभी मोस्ट ऑफ द चीजें कवर करने का ट्राई करना है। ये नहीं कि आप एक ही चैप्टर की एक एक दो पैराग्राफ में अटके रहें, अभी कोई भी ऐसा टाइम नहीं है आपके पास। सो यू डोंट हैव टू रीड एवरी लाइन, जस्ट रीड द मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड रीड द समरी बॉक्सेस। आपके हिस्ट्री की बुक्स में बहुत जगह बॉक्सेस बने हैं, प्लीज उनको बिल्कुल मत छोड़ना। एंड हर चैप्टर में आपको मेन हेडिंग्स पढ़नी है, मेन उसका सब हेडिंग्स पढ़नी है। एंड अगर आपको इन डेप्थ उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप यूट्यूब से देख सकते हो। अभी आपको बुक से एक एक लाइन की रीडिंग नहीं करनी है। नोट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, नोट्स बनाने नहीं है अभी। आप लोग को नोट्स या तो जल्दी से बोरो कर लो या ऑनलाइन बहुत सारी मटेरियल अवेलेबल है, उससे पढ़ो। नेक्स्ट इज यू हैव टू मेमोराइज द इवेंट्स, डेट्स, नेम्स एंड टाइमलाइंस। टाइमलाइंस, इवेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में कि कब कौन सी मूवमेंट हुई थी, किस टाइमलाइन में इवेंट्स हुए थे, कौन सी चीज पहले हुई थी, उसके बाद क्या हुई, उसका कॉज क्या था, उसके इफेक्ट्स क्या थे। आपको ये सब पता होना चाहिए। डेट्स आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार हमें कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, इवेंट्स पता होते हैं, बट हम एग्जाम में डेट्स भूल जाते हैं। तो डेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना। नेम्स पे, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं आपकी हिस्ट्री में, जैसे गिसुपी मेजिनी और वी कैन से ऑटो वॉन बिस्मार्क। सारे जो पर्सनालिटीज के नेम्स हैं आपको टिप पे, अपने टिप पे याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ऑल्सो मैंने कहा कि टाइमलाइन, इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हुए थे, कौन सी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी, सॉल्ट मार्च, ये सारी चीजें कब हुई थी, किस टाइमलाइन में हुई थी, क्यों हुई थी, यानी कॉजेस, इसके कॉजेस क्या थे एंड इफेक्ट्स क्या थे, क्या इफेक्ट हुए एंड क्या रिजल्ट्स रहे, वो आपको याद रखनी है। कि मूवमेंट्स आपको याद रखनी है। ये आपने अगर चैप्टर वाइज कर लिया तो आपका मेजर पोर्शन जो है चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आपका कुछ चीजें रह भी रही हैं तो अगर वो रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मेजर चीजें पता होंगी एंड की आइडियाज आपको याद करने हैं। बहुत बार हमें पता होता है कि नेशनलिज्म, हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं, नेशनलिज्म अपने आंसर में, लिबरलिज्म वर्ड यूज कर लेते हैं, बट उसका रियल मीनिंग हमें नहीं पता होता। तो रियल मीनिंग यू हैव टू गूगल, और आप चैट जीपीटी पे देख सकते हैं कि एक्चुअली में नेशनलिज्म का मतलब क्या है। वो डेफिनेशन भी याद कर लो, क्योंकि आप उसे भी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। एंड ऐसे ही टर्म है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म पे भी आपको ध्यान देना है। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको पता है आपके 2 मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हिस्ट्री में। एक है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप एंड एक है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मतलब इनको तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन पे सबसे ज्यादा फोकस भी करना होगा। ऑल्सो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, बिल्कुल भी किसी भी स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट में बिना आंसर राइटिंग एंड बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं जाना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर वाइज आपको करनी ही करनी है, चाहे आपने चैप्टर उतनी डिटेल में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसके क्वेश्चन जरूर करके जाना। ऑनलाइन देख लो या कोई भी बुक अवेलेबल है, रेफरेंस बुक अवेलेबल है या क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, उससे करो। एमसीक्यूज करोगे, आपको मैं ऑर्डर बताती हूँ। सबसे पहले आप चैप्टर करेंगे, आप लर्न करेंगे चीजें, उसके बाद आप उसके एमसीक्यूज करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज को रिव्यू करेंगे। लिखने का तो टाइम नहीं रह गया है। इट इज वेल एंड गुड कि आपने पहले लिखे होंगे आंसर, तो अच्छा है, अभी तो टाइम नहीं रह गया है लिखने का, तो आप रिव्यू करेंगे पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज। एंड उसके बाद एक सैंपल पेपर तो आपको ओवरऑल करना ही है। पूरा एसएसटी का एक सैंपल पेपर तो आप सॉल्व करके जाएंगे ही।
ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं पॉलिटिकल साइंस पर। एनसीईआरटी की रीडिंग पॉलिटिकल साइंस से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स तो रीड करके जाएं, क्योंकि वो थोड़े डिटेल्ड हैं, इंपॉर्टेंट चीजें इन बिटवीन लाइंस दी हुई हैं, तो वो तो आप जरूर करके जाना। एंड यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। यूज एग्जाम्पल्स। ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स में एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। पावर शेयरिंग है, जैसे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री में कैसी पावर शेयरिंग है, आपको इस सब के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ फंक्शंस एंड फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें पॉइंट्स में आपको याद होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको पॉइंट फॉर्मेट में आंसर्स याद करने होंगे फॉर पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि बहुत सारे मेजर चीजें हैं, आप पॉइंट में लिखेंगे तो एग्जामिनर के लिए भी इजी होगा चीजें पढ़ना, एंड क्लैरिटी भी बनेगी आपकी पॉइंट्स में लिखने की वजह से। ठीक है, बैक क्वेश्चंस, आपके बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि आपके बैक क्वेश्चन में एमसीक्यूज भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने, जो एट द बैक ऑफ योर चैप्टर दिए हुए हैं। हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यूज आर रियली इंपॉर्टेंट। हर ही सब्जेक्ट में, सारे चारों सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको रिव्यू करने हैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। एंड जैसे मैंने कहा, एक सैंपल पेपर तो ओवरऑल आपको एसएसटी का करना ही करना है। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। आपका ज्योग्राफी पे अब एक एक लाइन पढ़ने का तो टाइम नहीं है, बिकॉज ज्योग्राफी बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है, समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसी चीजें होती है जो आप मेमोराइज करोगे तभी हो सकता है। आप लॉजिक के साथ नहीं खेल सकते, आप लॉजिक से आंसर्स नहीं लिख सकते ज्योग्राफी में। तो अभी टाइम नहीं है एक एक लाइन रीड करने का, तो आपको यूट्यूब से छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स हैं आपके, उसको आपकी क्विक आपको इसकी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब से देख लेनी है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है टॉपिक वाइज, जो सिर्फ 5-5 मिनट की यूट्यूब पे दी हुई है। वो 5-5 मिनट की वीडियो देखना, 1-1, 2-2 घंटे के आपको वन शॉट्स नहीं देखने हैं, वो आपको याद भी नहीं होगा, टाइम भी आपका वेस्ट होगा। तो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देखना, याद करना, एंड देन एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपको चैप्टर वाइज, रिव्यू द पीवाईक्यूज एंड डू द सैंपल पेपर एट द एंड। देन आपको ज्योग्राफी में आंसर्स ट्राई करो कि टेबल्स में याद करो। अगर आप टेबल्स फ्लो चार्ट्स का यूज करोगे एग्जाम में भी, तो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो आप फ्लो चार्ट्स टेबल्स में याद करो, आंसर डिफरेंशिएशंस जो है वो टेबल्स में याद करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन जो है पैराग्राफ्स में लिखाते हैं, बट रिमेंबर, जब भी कोई डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए, आप टैबुलर फॉर्म ही यूज करें। तो ऐसे आप मेमोराइज करें आंसर्स, डोंट मेमोराइज इन लॉन्ग पैराग्राफ्स, उससे बहुत कंफ्यूजन होगी। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टेबल्स का यूज करिए। मैप्स रियली इंपॉर्टेंट, मैप से तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एंड अगर आपको मैप्स आते होंगे तो आपके मैप्स वाले नंबर तो पक्के ही हैं, तो आपको मैप्स तो करके जानी है। जो भी सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, पोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें, और भी जो भी आपके मैप्स हैं, ये हर मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 5-6 मैप है, जितने भी आपके मैप्स हैं वो आपको सारे ही आने चाहिए, क्योंकि कोई भी आ सकता है। मैप के क्वेश्चंस तो शॉर्टली आएंगे, तो मेक श्योर आप उसमें तो अपने नंबर्स ना गवाएं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से क्रॉप्स, ठीक है, क्या क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं, हर टाइप के एग्जाम्पल्स ज्योग्राफी में आपको याद होने चाहिए। तो मेक श्योर कि आप एग्रीकल्चर जो चैप्टर है, एग्रीकल्चर चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें डिफरेंट क्रॉप्स के जो भी टेम्परेचर हैं, कौन से टेम्परेचर में वो ग्रो करे जाते हैं, एग्जाम्पल्स है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो 3 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं ना, ये तो नॉन नेगोशिएबल है, आपको करने ही है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मिनरल्स वाला चैप्टर, इस पे भी मैप्स है, मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स। तो ये सारी चीजें, ये तीनों चैप्टर्स आपको करने ही है अच्छे से, ये आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज, एज आई सेड, 1 सैंपल पेपर आप टोटल करेंगे एसएसटी का। देन आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, मतलब इसके बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, इजी सी इसके चैप्टर्स हैं, इजी लैंग्वेज है बुक में, तो आप आराम से रीड भी कर सकते हैं। रीड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अभी टाइम नहीं है रीडिंग का। तो फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स। आप अगर कॉन्सेप्ट भी इजीली इकोनॉमिक्स के चीजों का समझ लें, तो आप लॉजिक यूज करके आंसर्स लिख सकते हैं। डेवलपमेंट क्या होती है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, एंड ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ये ऐसे टर्म्स हैं जो हम अपने अराउंड वैसे भी सुनते ही आ रहे हैं। एंड आप एक बार इसके डेफिनेशन रीड करिए, बाद में आप लॉजिक का यूज करके भी आंसर्स लिख सकते हैं। यू हैव टू यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स।
रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको इकोनॉमिक्स में यूज करने हैं। जैसे आरबीआई के फंक्शंस क्या है, आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके क्या क्या फंक्शन होंगे, बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये सारी चीजें आपके अराउंड हो रही होती है, तो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी अपने आंसर्स में यूज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, ऐसे ही मेरे 100 ऑन 100 नहीं आ गए थे इकोनॉमिक्स में, तो मैं भर भर के रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखती थी। तो मेक श्योर आप हर आंसर के साथ एग्जांपल्स लिखें। ऑल्सो वन थिंग मैं ज्योग्राफी में आपको बोलना चाहती हूँ कि कुछ कुछ डायग्राम्स भी हैं आपके ज्योग्राफी में, तो मेक श्योर वो डायग्राम्स भी आप ड्रॉ करें। अगर आपसे पूछा है या नहीं पूछा है तब भी आप ड्रॉ कर दो यार, ऐसे कोई बहुत डिटेल्ड या बड़े डायग्राम्स नहीं है जो आपको बहुत टाइम लगेगा बनाने में, तो इसलिए मैं कह रही हूँ डायग्राम्स भी आप ड्रॉ कर देना जो भी है, ठीक है। एंड वापस आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में, बहुत इजी चैप्टर्स हैं एंड सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर, चाहे वो डेवलपमेंट का चैप्टर है, चाहे वो मनी एंड क्रेडिट है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन है, कंज्यूमर राइट्स, सारे जो भी चैप्टर्स हैं आपके वो सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे से चैप्टर है, तो सारे तो आपको करके जाना है। मैंने जैसे कहा कि आपको डेफिनेशंस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो नॉन नेगोशिएबल है, ये तो आपको करके जाना ही है, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, मनी क्या होता है, मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, आरबीआई का रोल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल, ये दो चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, आपके सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, सारे सेक्टर्स में क्या क्या रोल है, क्या क्या एग्जांपल्स है, ये भी आपको पता होने चाहिए। देन आप एमसीक्यूज देखेंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करेंगे एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर करेंगे। आई होप सब्जेक्ट वाइज आपको सारी चीजें क्लियर है। अब मैं आपको कुछ एड ऑन टिप्स भी बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे है ट्राई टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। आपको ऐसा कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है जो आपने एक बार भी छुआ ना हो या आपने इंपॉर्टेंट चीजें उसकी ना पढ़ी हो। मेक श्योर आप सब्जेक्ट वाइज हर चैप्टर के एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेजर पोर्शन कवर करके जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पीवाईक्यूज में पूछी गई हैं या सैंपल क्वेश्चन पेपर में दी हुई हैं, एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट चीजें तो करके जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अभी, जिन बच्चों ने सारा सिलेबस नहीं कंप्लीट करा है, कि अभी आप सारा सिलेबस एकदम स्टार्टिंग से एंड तक कवर करो, मैं ये नहीं कह रही हूं, बट एटलीस्ट आप मेजर चीजें तो करके जाओ यार। नेक्स्ट इज राइट इन पॉइंट्स और मल्टीपल पैराग्राफ फॉर्मेट। आपको अपना आंसर एक सिंगल से पैराग्राफ में, लंबे से पैराग्राफ में नहीं लिख देना है, बिकॉज एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके इतने बड़े पैराग्राफ में मेन की पॉइंट्स और चीजें ढूंढेगा। आपको एग्जामिनर के लिए जॉब इजियर करनी है एंड आपको अपना पेपर नीटली प्रेजेंट करना है, तो आप पॉइंट्स में लिखें आंसर्स या छोटे छोटे शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखें। नेक्स्ट इज 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 2 मेन पॉइंट्स लिखने हैं, 5 मार्क्स का आता है तो 5 मेन पॉइंट्स लिखने हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि ज्यादा लिखने से तो नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा लिख दिया है कि 2 मार्क का क्वेश्चन था, आपने 5 मार्क का आंसर लिख दिया है, तो उससे आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे एंड आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप उतनी ही चीजें लिखें, उतना ही कंटेंट लिखें। एंड हो सकता है कि 2 मेन पॉइंट्स आपने लिख दिए हैं 2 मार्क्स के लिए, तो आप एक और लिख देना, चलो एक्स्ट्रा फॉर दी अपर हैंड, बट आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है सिर्फ थोड़े से मार्क्स के लिए। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट मोस्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। देखो, आई वुड से कि स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन वेयर यू फील मोस्ट कॉन्फिडेंट इन, बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी अगर हिस्ट्री में बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, बट अब जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, हम पेपर देखते हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन मुश्किल आ रखे हैं, तब क्या करोगे? तब आपको ये करना है कि सारे सब्जेक्ट्स के जो सबसे इजी वाले क्वेश्चन है आप सबसे पहले वो कर ले, ठीक है। रिवीजन टाइम आपको रखना है लास्ट में 10-15 मिनट का, तो रखना ही रखना। ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इन 10 मिनट में रिव्यू करेंगे कि आपने क्या लिखा है एंड हाईलाइट करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स को, कीवर्ड्स मतलब हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, एंड इसके अलावा मेन डेट्स को, मेन नेम्स को, ये सारी चीजें आप हाईलाइट करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इससे एग्जामिनर इतना इंप्रेस होते हैं कि भर भर के नंबर देते हैं। मैंने भी अपने एग्जाम में ये करा था। इतना अच्छा नीट पेपर आपको करके आना है कि एग्जामिनर उससे ही ज्यादा खुश हो जाए। फिर कंटेंट तो चाहे आपने थोड़ा इधर उधर लिखा भी होगा तो भी काम चल जाएगा, आपका पेपर इतना नीट और इतना क्लियर होगा जहां पर आपने कीवर्ड हाईलाइट करे होंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स पक्के हैं। एंड आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी हो, ये बहुत यूजफुल भी रही हो। आई होप मैंने आपका ज्यादा टाइम भी ना लिया हो। ये बहुत रियलिस्टिक चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपको अभी लास्ट मिनट पे फोकस करनी है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।